जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कारोबारी दुनिया में आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपने क्लाइंट को बचाती हैं, सुरक्षा देती हैं, उसके लिए काम करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है जिसमें क्लाइंट कंपनी को बचाने के लिए दौड़ा चला आया। क्लाइंट जो कि कंपनी को पैसे भी दे रहा है और कंपनी को उसके सारे जो उस पर आरोप है, इल्जाम है, उससे बचाने के लिए दौड़ा चला आया है। ये अजीबोगरीब नजारा ये हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला जब आईपैक की क्लाइंट टीएमसी और टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी को ईडी की रेड से बचाने के लिए चली आई। ऐसा आपने कारोबारी जगत में कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन यहां हुआ है। पर क्यों हुआ है? ऐसा क्या रिश्ता है आईपैक और टीएमसी का कि आईपैक को दर्द हुआ तो ममता बनर्जी टीएमसी को परेशानी होने लगी, और टीएमसी को दर्द होता है तो आईपैक रोने लगती है, उसके आंसू आ जाते हैं। तो क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? आईपैक ने अभी एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ये बताया है कि आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट, राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी है जो कि कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम कर चुकी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी भी है। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है और वो जांच में सहयोग कर रही है। लेकिन जब कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आप काम कर चुके हैं तो ऐसा क्या हुआ कि आईपैक का दिल टीएमसी पर आया और टीएमसी के साथ एक इतना लंबा गहरा गठजोड़ आईपैक का चल रहा है कि दोनों के जो काम है वो आपस में ऐसे गुथ गए कि अब पता नहीं चल रहा है कि आईपैक क्या है, टीएमसी क्या है, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं आईपैक के कर्मचारी, या आईपैक जो है वो टीएमसी चला रही है, कि हो क्या रहा है। ये जो ममता बनर्जी दौड़ी चली आई है आईपैक को बचाने के लिए, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये सिर्फ कोयला तस्करी का मामला नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। और इसे आज मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आखिर ये हुआ कैसे है, कि आईपैक की भूमिका टीएमसी में क्या है, और ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों हो गई जब प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा है। और इसको समझना जरूरी है, तभी आप पश्चिम बंगाल की स्थिति समझ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ अब कैंपेन तक नहीं है, ये चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहा है, ये इससे कहीं अंदर जा चुका है इनका रिश्ता। आईपैक को, इसको जानने के लिए आपको आईपैक को समझना पड़ेगा, उसके अतीत को समझना पड़ेगा कि आईपैक की शुरुआत कैसे हुई। आईपैक की शुरुआत की थी प्रशांत किशोर में, जिसमें सह संस्थापक प्रतीक जैन भी थे। लेकिन इससे पहले एक और संस्था थी, सिटीजन्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसने 2014 में बीजेपी के लिए प्रचार संभाला और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वो प्रचार था, मैकेनिकल तरीके का प्रचार था, और जिससे दूसरी पार्टियां भी काफी प्रभावित हुई थी। और क्योंकि बीजेपी की ऐसी जीत थी जो पहले कभी नहीं हुई, तो इसीलिए बहुत चर्चा हुई। जिसके बाद प्रशांत किशोर, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म बनाई, जिसमें आईपैक बनाई प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन, और भी लोग थे, लेकिन प्रशांत किशोर मुख्यतः इसमें थे और उनकी इसमें बड़ी भूमिका थी आईपैक में। एक तरह से उन्हीं की संस्था भी इसको कहा जा सकता है। फिर आईपैक की बहुत चर्चा हुई, आपने भी नाम सुना होगा, राजनीतिक गलियारों में आईपैक को हायर किया कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस ने भी हायर किया, और बहुत ऐसा लगा कि चुनाव जिताने वाली मशीन बन गई है आईपैक, जिस पार्टी के साथ जुड़ेगी उस पार्टी को जिता देगी। आईपैक कितनी चर्चा हुई, तो खूब कमाई भी हुई, प्रशांत किशोर ने भी खूब कमाया, करोड़ों में खेले ये लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों से इन्हें वेतन स्वरूप, कॉन्ट्रैक्ट स्वरूप पैसे मिले। तब तक तो चलिए ठीक था, ये काम कर रहे थे और राजनीतिक पार्टियां पैसे दे रही थी, प्रतीक जैन भी काम कर रहे थे। काम किस तरह होता था इनका कि अलग अलग राज्यों में इनकी टीम होती थी, जो इनके डायरेक्टर्स थे वो अलग अलग राज्य संभालते थे, वहां टीम संभालते थे। टीम किस तरह, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर इनके अलग अलग विभाग के प्रमुख होते हैं, फिर नीचे फील्ड टीम होती है, कम्युनिकेशन टीम होती है, डाटा की टीम होती है। तो पूरी एक हायरार्की बनी हुई है और बहुत व्यवस्थित तरीके से काम होता है, और इसी तरह से ये लोग अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो इस तरह से लंबे समय तक ठीक ठाक चलता रहा। पर देखिए इनकी मुसीबत कब शुरू हुई। इनकी मुसीबत तब शुरू हुई जब जिन पार्टियों के साथ ये जुड़े वो पार्टियां चुनाव हारती चली गई। जगनमोहन रेड्डी के साथ जुड़े, वाईएसआरसीपी के साथ, लेकिन वो चुनाव हार गई। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े तो वो चुनाव हार गई, और जब इन्होंने कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश की उससे पहले, तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया। ये स्थिति तो वही दिख गई थी कि प्रशांत किशोर जब खुद प्रेजेंटेशन देने गए और वहां पर कांग्रेस ने
प्रेजेंटेशन देखने सुनने के बाद मना कर दिया। यहां से आईपैक के लिए मुसीबत शुरू हो गई क्योंकि क्लाइंट घटने लगे। देखिए, एक समय जब शुरुआती दौर एक नई चीज आती है तो सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पार्टियों को ये पता चलने लगा कि आईपैक आपका काम संभाल सकती है लेकिन चुनाव नहीं जिता सकती। फिर ये पहुंचे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जो अभी तक चलता आ रहा है। और ममता बनर्जी उनकी पार्टी जीती भी चुनाव 2021 में। और ये तक स्थिति थी प्रशांत किशोर को लेकर कि कोरोना में जब प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल नहीं आ पा रहे थे तो ममता बनर्जी ने प्राइवेट जेट से उन्हें बुलाया था कि भैया संभल नहीं रहा है, आ जाओ। और प्रशांत किशोर की भूमिका उस समय पार्टी में बहुत, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से सीधे सीधे मुलाकात, बातचीत एक बड़ी भूमिका में थी, किसी बड़े पार्टी के नेता की तरह थे। यहां तक कि वो ममता बनर्जी के जो विधानसभा क्षेत्र था भवानीपुर, उसमें वो वोटर तक बन गए, जो कि अब बिहार चुनाव में जब एसआईआर हुई तो उसमें सामने आया। आखिर प्रशांत किशोर किसी और पार्टी के राज्य में क्यों नहीं बने? कांग्रेस की इतनी जगह सरकारें थी, वहां तो कभी वोटर नहीं बने। अभी डीएमके के साथ जुड़े हुए, तमिलनाडु में वोटर नहीं बने, बिहार में तो चलिए थे ही वोटर, दिल्ली में तो वोटर नहीं बने। ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के साथ जैसे ही वो जुड़े, पश्चिम बंगाल में इन्होंने प्रवेश किया तो ये वहां पर वोटर बन गए। क्या ऐसी चीजें हुई कि अब तो यहीं बसना है, अब तो इनके लिए ही करना है? आरोप तो बहुत से लगते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी को जिताने के लिए आईपैक कई गलत सही तरीकों में शामिल थी। ममता बनर्जी के पास जो फर्जी वोटरों का भंडार बताया जाता है उसमें भूमिका इनकी भी रही। यहाँ तक कि किस तरह से कहां पर कैंडिडेट उतार कर मुसलमानों को एक तरह से ये डराया जाए कि अब आपको, हमारे सिवा आपका कोई मसीहा नहीं है। इसके भी आरोप लगते हैं कि इस डर को पैदा करने में, ऐसा माहौल बनाने में, योजनाएं बनाने में आईपैक की भूमिका रही। जैसे कि अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी का ये आरोप है, आईपैक तो इनकार करती ही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी में, जहां से वो थे मुर्शिदाबाद में उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी पड़ती है बहरामपुर, कि वहां पर यूसुफ पठान को उतारने का जो आइडिया था वो आईपैक का था कि यहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम हो जाएगा, आप हिंदू मुस्लिम कर दीजिए। अधीर रंजन चौधरी भले ही कांग्रेस के हैं लेकिन है तो मुस्लिम, तो वहां पर यूसुफ पठान को उतारे। सेलिब्रिटी, एक तो सेलिब्रिटी फैक्टर है और एक टीएमसी का और एक मुस्लिम फैक्टर है। यहाँ तक कि उनका ये भी आरोप है कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के जरिए जो वहां पर एक माहौल बनाया गया हिंसा का, दंगे का, डर का, ताकि जो मुसलमान है वहां के डर के मारे टीएमसी की शरण में पहुंचे, तो उसमें भी आईपैक की भूमिका रही है। वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि आईपैक जो है वो टीएमसी के आंख और कान है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा काम करते हैं। और आईपैक, अधीर रंजन चौधरी का ही बयान है कि आईपैक जो है टीएमसी के लिए कौन कैंडिडेट होगा, कौन मंत्री होगा, कहां पर किसे भेजा जाना चाहिए, किसी क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, आईपैक ये पूरा काम करती है। और ये आरोप बीजेपी के नेता भी लगाते हैं। और ये आरोप सही है या गलत ये अलग बात है, लेकिन आईपैक का जो पूरा सिस्टम है टीएमसी के अंदर वो बहुत गहरे समाया हुआ है, कई स्तर पर है। इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर की पहले बात कर लेते हैं और कि कैसे ममता बनर्जी के साथ मिलकर काम किया और फिर 2021 में उनकी पार्टी चुनाव जीत गई। और उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार चुनाव की तैयारी करने लगे और उन्होंने आईपैक से वो हट गए, कंसल्टेंट के तौर पर जुड़े रहे, डायरेक्टर से हट गए और कंसल्टेंट बने रहे वहां पर। जब वो चले गए डायरेक्टर के पोस्ट से, और वहां पर तब बने 3 डायरेक्टर, प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल। इन तीनों के पास डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी और जिनमें प्रतीक जैन के पास खास तौर से पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी थी। जो बाकी 2 थे उनके पास दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी जो भी पूरी तरह से नहीं थी, फुल फ्लेश नहीं थी, छोटे छोटे काम थे, अलग अलग उनको रीजन दिया हुआ था, इलाका दिया हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल प्रतीक जैन के हवाले था। अब इनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ हुई वो दूसरे राज्यों में नहीं थी। इनको पश्चिम बंगाल से जो काम मिला, टीएमसी से जो काम मिला, उतना काम कहीं और से मिल नहीं रहा था। तो इनका पूरा फोकस, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी को फंड चाहिए होता है, क्लाइंट चाहिए होता है, क्लाइंट से पैसा आता है, तो वो एक बड़ा आधार टीएमसी बनी, क्योंकि आपका बड़ा क्लाइंट वही था तो पेमेंट भी वही सबसे ज्यादा कर सकता था।
और बाहर दूसरी जगहों से सिमट गए तो इनका स्टाफ भी इन्हें कम करना पड़ा और इनका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपना ठीक ठाक स्टाफ रखा। अभी ये डीएमके के भी साथ है, लेकिन डीएमके में मात्र बताए जाते हैं कि 15-20 कर्मचारी हैं, काम करते हैं और वहां पर एक ऑफिस है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका कर्मचारियों का जो दायरा है, कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रतीक जैन को जब यह जिम्मेदारी मिली तब तो शुरुआती तो कैंपेन की जिम्मेदारी थी, लेकिन धीरे धीरे वो टीएमसी के कई काम संभालने लगे। ममता बनर्जी को लेकर एक जो था एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी और तो इसके बाद आईपैक ने ही शुरुआत की थी एक फीडबैक की कि ममता बनर्जी का एक नंबर जारी किया गया, यानी कि उनकी टीम का एक नंबर जारी किया गया जिसमें लोग अपनी शिकायत कर सकते थे और फीडबैक ले सकते थे, उससे सरकार उससे पार्टी फीडबैक ले सकती थी, तो जिससे लोगों का सीधे कनेक्ट हुआ। घर द्वार योजना जो थी, द्वारे द्वारे योजना थी, जहां इनकी टीएमसी सरकार की योजनाएं पहुंचाने का आइडिया भी प्रशांत किशोर आईपैक का था। अब जब ममता बनर्जी जीत गई, प्रतीक जैन पूरी तरह जिम्मेदारी संभालने लगे, तो फिर और गठजोड़ बढ़ता गया। फिर वो और मामले इनके देखते रहे। प्रचार के अलावा डेटा एनालिसिस तो था ही, कम्युनिकेशन भी था, मीडिया मैनेजमेंट भी था और प्रतीक जैन को आईटी विभाग का प्रमुख बना दिया ममता बनर्जी ने। कहीं और किसी पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख नहीं बने हैं ये, बल्कि अमूमन उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो पार्टी से जुड़ा भी हो, जैसे अमित मालवीय बीजेपी के हैं, कांग्रेस ने भी बनाए हैं, सुप्रिया श्रीनेट है, सोशल मीडिया देखती हैं, तो वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बाहरी किसी कंपनी से जुड़े हुए नहीं है, थर्ड पार्टी के नहीं है। लेकिन इन्होंने आईपैक के जो डायरेक्टर को अपना आईटी विभाग का प्रमुख बना दिया। एक और संबंध जुड़ गया। अब ये बताया जाता है कि आईपैक ने धीरे धीरे विस्तार किया, टीएमसी के अंदर विस्तार किया और इनके विधानसभा क्षेत्रों में आईपैक के लोग बैठने लगे, एमपी एमएलए के दफ्तर में लोग बैठने लगे, आईपैक के कर्मचारी बैठते हैं, आईपैक उसके लिए अपने स्तर पर हायरिंग करता है, टीएमसी पर से परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद हायरिंग करता है, खुद लोगों को रखता है और एमएलए एमपी के दफ्तर में बैठाता है। यानी कि एमपी एमएलए पर देखिए एक तरह से तो नजर भी रखी जाती है उस तरह। दूसरी बात ये भी होती है कि उनको फीडबैक, उनको दूसरी चीजें सहयोग मिलता है आईपैक से। एमपी एमएलए की अपनी टीम नहीं बैठती है, उसके लिए आईपैक बैठा रखी है और वो ममता बनर्जी के आंख कान का काम भी करती है। इस बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है, क्योंकि आईपैक सीधे सीधे प्रतीक जैन की मुलाकातें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से होने लगी, सीधे सीधे बातचीत होने लगी, तो आईपैक के कर्मचारी जो होंगे वो लॉयल रहेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए और वही निष्ठा में वो उन्हें जानकारियां भी देंगे। इसीलिए आंख कान नाक ये सब बताया जा रहा है आईपैक को। टीएमसी की योजनाओं को पहुंचाने से लेकर वोटर लिस्ट, एसआईआर, इस सब में भूमिका है। पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करना इनका काम है। इनके बिना हो नहीं पाता है टीएमसी का काम। तो आप समझ लीजिए किस तरह से गुथे हुए हैं। फिर जब बात यहां तक आई तो फिर बात दूसरे मामलों तक भी पहुंची, जो हो गया कोयला तस्करी का मामला। 2020 से चल रहा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम भी आया था, समन भी आए, समन कैंसिल भी हुए, रोक भी लगी, बहुत सारी चीजें उस बीच हुई। अभिषेक बनर्जी के करीबी लोग, जिस विकास मिश्रा भी है, जिनका नाम आया और उससे भी पूछताछ हुई, तो वो मामला चल रहा था। करोड़ों की गड़बड़ी की बात थी, जिसमें ये था आरोप कि ईस्टर्न कोलफील्ड से कोयले को अवैध तरीके से निकालकर अवैध तरीके से कंपनी ले जा रही है। दलाल जो इसमें बीच में लाला नाम से है, वो जो है दूसरी फैक्ट्रियों तक उसे पहुंचाया जाता है, फिर उसके जरिए हवाला कारोबार का पैसा आता है और वो हवाला कारोबार के जरिए पैसा पहुंचता है, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल है, टीएमसी के लोग भी शामिल है, ऐसा आरोप लगा। अब जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें आईपैक का नाम भी आया। जुड़े हैं तो फिर वो कई तरह से जुड़ जाते हैं, अब इस तरह से भी जुड़ गए और इसमें सामने आया कि 20 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार आईपैक के साथ भी हुआ है। ये जो गवाह मिले हैं, सीबीआई ने तो इसकी एफआईआर की थी, सीबीआई को गवाह मिले जिसमें हवाला कारोबार की बात सामने आई, 20 करोड़ की बात सामने आई, जो कि आईपैक से संबंध दिखा रही थी। इसीलिए छापेमारी हुई, क्योंकि हवाला कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, तो ईडी की एंट्री हुई। अब ईडी ने छापेमारी की, ममता बनर्जी दौड़ कर गई, प्रतीक जैन का मोबाइल उठा लाई, लैपटॉप उठा लाई और बहुत सारे दस्तावेज उठा लाई। अब जिस पर संदेह तो होता है कि छापेमारी तो हुई है, उधर परेशानी आपको हो रही है, आप कह रहे हैं कि हमारे जी
रणनीति, वहां पर हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, हमारे कैंडिडेट की लिस्ट थी। तो आईपैक जैसी कंपनी को आपने इतना घुसा रखा है अंदर अपनी पार्टी के अंदर की सारी चीजें उसके यहाँ पड़ी थी, आपके दफ्तर पे होनी चाहिए। तो जब कोई पार्टी इस तरह आपके साथ जुड़ी हुई है तो फिर वो दूसरी तरह भी जुड़ी हो सकती है, तो आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी और आईपैक का ये रिश्ता अब सवालों के घेरे में आ जाता है, और इसको लेकर जैसे ममता बनर्जी ने फुर्ती दिखाई है, वो भी सवाल खड़े कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने गुहार लगाई है, पिटीशन दायर की है आर्टिकल 32 के तहत कि उनको निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से जांच नहीं करने दी जा रही है, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो उसका अब हल निकाले सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की जांच के आदेश थे। ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कैविएट दायर किया गया है। इसमें आगे अब सुनवाई होगी, लेकिन इस सुनवाई तो ये अपनी जगह मामला चलेगा ही, पर आईपैक में अब कहां कहां छापे पड़ेंगे और मामला कहां तक पहुंचेगा। देखिए, अभी तक तो प्रतीक जैन तक है, लेकिन मामला प्रशांत किशोर तक भी आ सकता है। अभी तक तो बात नहीं हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो सिर्फ कंसल्टेंट थे, अभी कंसल्टेंट है, लेकिन उन्होंने 2021 में छोड़ी, और उससे पहले से आईपैक जुड़ी हुई है टीएमसी से। तो तब तक जो पैसा आ रहा था, और जो प्रशांत किशोर हैं, वो भी तो कुछ हिस्सा लेकर गए होंगे। और इतना वो चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आईपैक का पैसा चुनाव में ही लगा देंगे, अपनी पार्टी को ही वहां पे जनसुराज में लगा देंगे। तो उस पैसे कहां से कैसे आया है, उसकी ट्रेल क्या है, ये सब भी तो जांच होगी। तो अब सवाल तो ये है कि क्या आगे जांच प्रशांत किशोर तक भी पहुंचती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो एकदम अपने होठ सिल रखे हैं, एक बयान इस पर जारी नहीं किया है। पर ये सब एक स्पेक्यूलेशन है। जो दस्तावेज ले जाए गए हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या जांच वहां तक जाती है, क्या प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठते हैं, क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, या सिर्फ ऐसे ही कोई शक नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। क्या होता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मामला कई फ्रंट पे खुल गया है। कोयला तस्करी का मामला अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात अलग है, और ममता बनर्जी के साथ सरकारी काम में दखल देने का, सबूत मिटाने का मामला अलग है। और ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को यहाँ पर खींचने वाली है और उनके खिलाफ अब जांच की मांग कर रही है। तो आगे जो भी होगा, ममता बनर्जी को उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।